फोकल कॉर्ड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला में। पैराबोला का आज का जो पार्ट है वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है फोकल कॉर्ड की। फोकल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा कि फोकल कॉर्ड क्या होती है। फोकल कॉर्ड जो है वो एक ऐसी कॉर्ड है जो फोकस से पास करती है। पैराबोला जो है वो बेसिक्स की बात हो रही, y² = 4ax की। तो फोकल कॉर्ड जो है वो क्या होगी? फोकल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। जैसे सर्कल में जो कॉर्ड होती है उसी टाइप से है, बस यहाँ पर फोकस से पास हो रही है। तो इस SA,0 अगर पैराबोला y² = 4ax लिया है तो इस PQ को हम क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या है? PQ है। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता था। अब हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फोकल कॉर्ड की, वो लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोकल कॉर्ड। और ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं जेई में, तो उन्हीं को ही प्रॉपर्टीज़ बना के लिख दिया गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये सारे क्वेश्चन जेई में पूछे जा चुके हैं, तो भी ये प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। पैराबोला में जब भी कभी हमें कोई पॉइंट लेट करना होता है तो हम क्या लेट करते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सबको पता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे सर्कल के a cos थीटा a sin थीटा होते हैं, वैसे इसके क्या होते हैं? AT² 2AT। तो पैराबोला में कोई भी पॉइंट लेट करना होगा तो हम उसको x1 y1 करके नहीं लेट करेंगे, हम क्या लेट करेंगे? AT1² 2AT1 और AT2² 2AT2। तो जैसे पहला पॉइंट है, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको कि पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इफ़ द कॉर्ड ज्वाइनिंग, लिख लेते हैं पूरा पॉइंट। इफ़ द कॉर्ड ज्वाइनिंग और P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए AT1² 2AT1 और Q के कोऑर्डिनेट है AT2² 2AT2। AT1² 2AT1 अगर दो होंगे तो हम P और Q करके दो अलग अलग लेट करेंगे। P हो गया और Q जो है AT2² 2AT2, ये दो हो गए। और ये PQ जो होगी वो फोकल कॉर्ड होगी, इज द फोकल कॉर्ड। देन इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, T1 T2 का रिलेशन जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। जैसे M1 M2 होता है ना -1, वैसे T1 T2 का रिलेशन जो है वो T1 T2 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कि फोकल कॉर्ड के अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट T1 के टर्म में ये है AT1² 2AT1 है और Q के AT2² 2AT2 है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है T1 T2 = -1। बाद में फिर इसको हम फार्मूले के तरीके यूज़ करेंगे। इसको फिर हम फार्मूला जो है ये फोकल कॉर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है ये सारे के सारे रिजल्ट्स है, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फोकल कॉर्ड है, P और Q दो पॉइंट्स है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि T1 T2 जो है वो -1 के इक्वल है। तो हमने लेट कर लिया है y² = 4ax, एक पैराबोला लेट कर लिया और ये हो गया y² = 4ax। इसमें दो पॉइंट हमने P और Q लेट कर लिए जो ऊपर लिखे हुए हैं AT1² 2AT1 और Q जो है वो AT2² 2AT2 है। और ये जो है S से पास हो गए, इसके कोऑर्डिनेट A,0 है। अब बताओ इसको कौन बताएगा? इसमें फिर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। T1 T2 में रिलेशन चाहिए हमको, कौन सा रिजल्ट इसमें यूज़ किया जाए? स्ट्रेट लाइन का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें PSQ के लिए, जिससे T1 T2 = -1 प्रूफ हो जाए।
बिल्कुल सही है। तो इसको प्रूव करने के कई सारे मेथड होंगे, क्योंकि ये पी एस क्यू जो है वो कोलिनियर हो जाएगा। पी एस क्यू जो है वो कोलिनियर हो जाएगा, और अगर कोलिनियर हो गया तो कोलिनियर प्रूफ करने के कई सारे मेथड हैं। पी एस क्यू पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो हो जाए, या फिर स्लोप ऑफ पी एस इक्वल टू स्लोप ऑफ एस क्यू हो जाए, या फिर और क्या हो सकता है। एक तो कोलिनियर का ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो होगा, एक स्लोप मेथड हो गया। एक और होता है इक्वेशन ऑफ लाइन कंसेप्ट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कंसेप्ट क्या होता है कि पहले P और Q से या P और Q से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो। पी क्यू से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू, और जब पी क्यू की इक्वेशन आ जाए तो उसमें सेटिस्फाई करा दो एस, सेटिस्फाई एस ए कॉमा ज़ीरो, मतलब एक्स की जगह पे ए रख दो और वाई की जगह पे ज़ीरो रख दो। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, और किसी से भी करेंगे तो आंसर यही आएगा T1 T2 इक्वल टू -1। चाहे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लें, या फिर स्लोप का मेथड ले लें, या इक्वेशन ऑफ लाइन कंसेप्ट ले लें, ठीक है। किसी से भी आप करेंगे आंसर सेम आने वाला है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आने वाला है। तो हम देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कंसेप्ट का यूज़ करो, चाहे किसी का भी करो, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल करो, कोई भी एक ले लेते हैं। तो चलिए पी एस और क्यू एस का हम ले लेते हैं, स्लोप मेथड जो है। हमने सेकेंड मेथड यूज़ कर लिया, स्लोप मेथड, और इससे सॉल्व करके देखते हैं। वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, एरिया ओके। तो अब हम करते हैं स्लोप मेथड से। आप इन दोनों में से, बल्कि आपको तीनों मेथड से एक बार चेक कर लेना चाहिए बाद में। मैं इसको स्लोप मेथड से करके आपको दिखाता हूँ। स्लोप ऑफ पी एस, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, एस के कोऑर्डिनेट A कॉमा 0 है, और क्यू के कोऑर्डिनेट A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2। तो स्लोप ऑफ पी एस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी एस इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एस या एस क्यू, जो भी बोल दो। तो फार्मूला स्लोप का सबको पता है, m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 का काम करेगा, और ये x2 y2 का काम। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और SQ में क्या हो जाएगा, SQ में ये x1 y1 और ये x2 y2। तो 2A T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई A T2 स्क्वायर माइनस A। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन में A जो है वो कॉमन है, तो -2AT1 डिवाइडेड बाई A कॉमन लेंगे तो 1 माइनस T1 स्क्वायर, और यहाँ पर 2AT2 है, A कॉमन लेंगे तो T2 स्क्वायर माइनस 1। A से A कट हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1, और ये T2 इंटू 1 माइनस T1 स्क्वायर। तो माइनस का T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 माइनस T2 T1 स्क्वायर, सबको वन साइड में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा T2 T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 0।
T1 T2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया T2 माइनस T1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, बल्कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये ठीक है वैल्यू। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का T1 स्क्वायर माइनस का T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 और T2 और माइनस T2 T1 स्क्वायर, तो ये माइनस को उधर भेज दिया तो प्लस T2 T1 स्क्वायर। तो यहाँ पर T1 T2 कॉमन लिया है तो T1 माइनस T2 आएगा, ये आ गया T1 माइनस T2, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा T1 माइनस T2। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पर T1 T2 कॉमन लिया तो T1 माइनस T2 और प्लस 1 कॉमन लिया तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 0। तो T1 माइनस T2 कॉमन हो गया तो T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि या तो T1 माइनस T2 की वैल्यू 0 होगी और या तो T1 T2 प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। तो T1 माइनस T2 का मतलब T1 इक्वल टू T2 हो गया। तो क्या T1 और T2 इक्वल हो सकते हैं क्या? T1 और T2 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि P और Q अलग अलग पॉइंट हमने एज्यूम किए ना, यहाँ पर P अलग पॉइंट है, Q अलग पॉइंट है। अगर T1 T2 सेम हो गए तो P Q तो सेम पॉइंट हो जाएगा। तो T1 जो है वो कभी भी T2 की इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि P और Q अलग अलग पॉइंट चाहिए, T1 जो है वो कभी भी T2 की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से T1 T2 की वैल्यू -1 आ गई, तो ये हमारा डिराइव होके आ गया कि T1 T2 की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो हमें ये डायरेक्ट याद रखना है, अभी तो हमने डिराइव कर लिया है। हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड गिवन है और उसके हम कोऑर्डिनेट T1 और T2 के टर्म में लेट करते हैं तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। इससे हम एक रिजल्ट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके बना सकते हैं, उसको फिर अलग से सेकेंड पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इफ़ वन एक्सट्रीमिटी का मतलब कॉर्नर पॉइंट जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है उनको एक्सट्रीमिटी बोल दिया गया। इफ़ वन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ फोकल कॉर्ड इज AT² 2AT, देन ये P के अगर कोऑर्डिनेट हम ये लेट करेंगे देन Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A/T² -2A/T। ये बात समझ में आई कैसे हो गया? अब हम P और Q के कोऑर्डिनेट T1 T2 के टर्म में कभी नहीं लेट करेंगे, जब फोकल कॉर्ड की बात होगी तब। जब फोकल कॉर्ड की बात होगी, वैसे तो T1 T2 हमें हमेशा लेट करना पड़ेगा, लेकिन जब फोकल कॉर्ड की बात होगी तो हम एक को दो वेरिएबल नहीं लेंगे T1 और T2, T के टर्म में ही दो बना लेंगे। एक होगा AT² 2AT और दूसरा होगा A/T² -2A/T। ये कैसे हो गया? देखिए मैं बताता हूँ कैसे हो गया। P को हमने क्या लेट किया था, AT² 2AT। P को हमने लेट किया था AT1² 2AT1। तो P को हमने लेट किया था AT1² 2AT1 और Q को लेट किया था AT2² 2AT2। हमने रिजल्ट देखा तो T1 T2 जो है वो -1 की इक्वल है, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/T1, यानी जहाँ जहाँ पर T2 दिखाई दे वहाँ पर क्या पुट कर दो, -1/T1। तो T2 का स्क्वायर करोगे तो T1² आ जाएगा और T2 की जगह -1/T1 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट AT1² 2AT1, तो Q के है A/T1² -2A/T1। तो उसी को हमने T1 T2 न करके T के टर्म में लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आ रही कि एक अगर AT² 2AT होगा तो दूसरा A/T² -2A/T होगा। इस तरीके से T1 T2 के टर्म में हमको फोकल कॉर्ड के नहीं रखने पड़ेंगे। अब कोई अगर सोचे कि भाई कभी भी PQ कहीं पर भी हो उसको हम ऐसे लेट कर लेंगे तो गलत बात। जब फोकल कॉर्ड के कोऑर्डिनेट होंगे तभी हम ऐसा लेट करेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ
कि अगर हमें फोकल कॉर्ड उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है तो हम इसके कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT और क्यू के कोऑर्डिनेट a/t² कॉमा -2a/t लेट करेंगे जब ये फोकल कॉर्ड होगी तब। जब ये सिंपल नॉर्मल कोई भी कॉर्ड होगी, फोकस से पास नहीं हो रही होगी, तो फिर अगर मान लिया हमारे पास ये है, ये फोकस यहाँ कहीं पर है और ये कोई कॉर्ड है PQ, तो फिर इसको तुम ये नहीं लेट कर सकते हो, इसको तो तुम्हें 1 और 2 के टर्म में ही लेट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है दिमाग में, तो इसको ध्यान रखेंगे हम कि ये जो है AT1² 2AT1 और AT2² 2AT2 कब लेट करना है और कब जो है वो सीधे सीधे हम लेट कर सकते हैं T1 T के टर्म में। कब T1 और T2 के टर्म में लेट करना है तब। ये हो गई, ये है फोकल कॉर्ड और ये सिंपल कॉर्ड हो गई, ये सिर्फ कॉर्ड बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल कॉर्ड है ये। तो कॉर्ड में ऐसा नहीं होगा, फोकल कॉर्ड में ही हम टी के टर्म में एक ही वेरिएबल में लेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कॉर्ड के बारे में बात होगी तो फिर हमें AT1² 2AT1 और AT2² 2AT2 ही लेट करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब दूसरी बात करते हैं, फिर इसी में T1 T2 के बारे में तो बात हो गई। अब इसी की लेंथ निकालेंगे हम कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगी T1 T2 के भी टर्म में और T के भी टर्म में, दोनों के टर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे फोकल कॉर्ड की लेंथ। तो P और Q अगर हमारे पास AT1² 2AT1 के टर्म में है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगी, और अगर सिर्फ T के टर्म में है तो फिर फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। ये दोनों हम यहाँ पर देखते हैं और निकालते हैं किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें पता चल गया कि फर्स्ट पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, T1 T2 = -1 याद रखना है। अब सेकंड पॉइंट है, हम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालने जा रहे हैं, PQ की लेंथ। तो PQ की लेंथ निकालना भी बहुत ईजी है। क्या करेंगे PQ की लेंथ निकालने के लिए, बताइए आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। PQ हमारे पास 2 पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर देंगे तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगी। निकालें आप लोग, देखें। सेकेंड पॉइंट है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। The length of focal cord, if coordinate of P given है AT1² 2AT1 और Q given है AT2², 2AT2 is, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोकल कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा PQ = AT2 - T1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अगर यही लेंथ जो है वो T1 T2 के टर्म में नहीं, T के टर्म में गिवन है, अगर यही हमारे पास फोकल कॉर्ड जो है वो T1 T2 के टर्म में नहीं गिवन है, T के टर्म में गिवन है, तो ऐसे हो जाएगा द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये सारे ऑप्शन में बन के आ चुके हैं, AT² 2AT और Q के कोऑर्डिनेट है A/T² -2A/T इज, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ = हो जाता है AT + 1/T का होल स्क्वायर, T + 1/T का होल स्क्वायर। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी AT + 1/T का होल स्क्वायर।
टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये t1 t2 के टर्म में आ गई, और ये बहुत इजी है। t2 की जगह -1/t1 रखोगे तो यही मिलने वाला है। t2 की जगह -1/t1 रख के देखोगे तो यही मिल जाएगा, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म जब यूज़ करेंगे आप, तो पी क्यू की लेंथ यही प्रूव होके आ जाएगी, a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए, मैं इसका एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ। आपको डिस्टेंस फार्मूले से तो आप कर ही लेंगे, आप एक बार घर में आप ये होमवर्क हो जाएगा, आपको अलग से बैठ के करना है डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके। एक और मेथड से मैं बताता हूँ, बहुत इजी मेथड से सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा हमारा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब डिस्टेंस फार्मूले का आप यूज़ करेंगे, कौन सा पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। ये x1 y1 और ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू फार्मूला सबको पता ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक सेकेंड मेथड और यहाँ पर देखते हैं। ये तो सभी लोग कर लेंगे, 10th क्लास का मेथड है, इजी है, सभी कर लेंगे। थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट और यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होने वाला है। देखिए, हमारे पास पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का है, ये पैराबोला है, और ये इसकी फोकल कॉर्ड पी क्यू है, और ये ऐसे एक पॉइंट है। इस P के कोऑर्डिनेट a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 है, और इस Q के कोऑर्डिनेट a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 है, और ये जो है वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी ही पीछे उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x इक्वल टू -a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करा दिया, ये PM हो गया, और एक यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये QN हो गया। अब देखिएगा आप एक लाइन में कैसे आंसर आएगा इसका, और ये हमें याद रखना है कि कैसे ये आया हुआ है। ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये होगी a_t1 स्क्वायर, कि नहीं। ये V से लेके यहाँ तक इसका नाम भी कुछ रख लेते हैं R, तो VR जो है वो a_t1 स्क्वायर होगा, और ये PR जो है वो 2a_t1 रहा होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 रहे होंगे। अब देखो, यहाँ पर हम कंडीशन निकालेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट कैसे आएगा, PS और SQ को जब हम प्लस करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी वो देखते हैं। ये जरा मुझे आप बताएं कि PS जो है वो किसके इक्वल होगा। कंडीशन ऑफ कोनिक्स क्या होती है, कंडीशन ऑफ कोनिक्स, और कोनिक्स में वो भी पैराबोला की कंडीशन, कोनिक्स में वो भी पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, PS अपॉन PM की वैल्यू E की इक्वल होती है, लेकिन E की वैल्यू यहाँ 1 होती है, तो PS इक्वल टू क्या हो जाता है, PM। ये बात क्लियर है, PS इक्वल टू PM शुरू से हमने रिजल्ट ही यहाँ से निकाल के डिराइव किया था, PS इक्वल टू PM का, और इसी से तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax निकाला था। अच्छा, PM को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना है यहाँ पे, PM को हम लिख रहे हैं PT प्लस
टी एम, पी एम को हमने लिखा पी टी प्लस टी एम, और पी टी को हमने लिख दिया वी आर, और प्लस टी एम को लिख दिया हमने यहाँ पर टी एम को लिख दिया वी डब्ल्यू। क्या ये सही है? ये जो टी एम है ये वी डब्ल्यू की इक्वल होगा, और ये जो पी टी है ये जो है वो वी आर की इक्वल होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। हम सीधे बोल सकते हैं कि जो पी एम की वैल्यू जो है वो आर डब्ल्यू की इक्वल है। ये जो पी एम है वो आर डब्ल्यू के सीधे सीधे इक्वल है, और आर डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 80 स्क्वायर। अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है, तो क्या हम इसको ए प्लस ए टी वन स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? ए प्लस ए टी वन स्क्वायर। वी आर की वैल्यू हो गई ए टी वन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई ए, तो ए प्लस ए टी वन स्क्वायर। ये पी एस की वैल्यू आ गई। अब देखो वहाँ पर जब हम फार्मूला लगाते तब हमें मिलता पी एस, और एस क्यू में डायरेक्ट यहाँ पर अगर हमें पी एस की भी कभी अलग से ज़रूरत पड़ेगी तो हम ए प्लस ए टी वन स्क्वायर। अभी हमें एक रिज़ल्ट और बनाना है जिसमें पी एस और एस क्यू दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो वहाँ पर हम ये यूज़ कर लेंगे। पी एस इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस ए टी वन स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतने में तो बताया आप। यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। आप चाहें तो पी एस जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी निकालेंगे तो यही मिलने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से जब आप निकालोगे पी और एस के बीच की डिस्टेंस, तो यही आएगी। चाहे तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस फार्मूले से थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे पैराबोला के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, पी एस इक्वल टू पी एम का, और पी एम जो है वो आर डब्ल्यू की इक्वल है, और आर डब्ल्यू जो है वो ए प्लस ए टी वन स्क्वायर की इक्वल है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब कौन मुझे बताएगा कि एस क्यू की वैल्यू क्या होगी? एस क्यू की वैल्यू, जैसे हमने पी एस निकाल लिया, अब हमें एस क्यू निकालना है, तो एस क्यू की लेंथ क्या होगी? जैसे यहाँ पे पी एस इक्वल टू पी एम होता है, वैसे एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एन। ये भी तो पैराबोला का वही कोनिक्स का प्रॉपर्टी होगी कि नहीं? तो एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एन। अब क्यू एन की वैल्यू क्या होगी? क्यू एन की वैल्यू आप देख लीजिए क्या होने वाली है। ये 82 स्क्वायर है, और ये 282 होगा। 282 होगा तभी तो हुआ होगा। तो यहाँ पर ये क्यू एन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कितनी लेंथ हो जाएगी? ए प्लस ए टी टू स्क्वायर। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि एस क्यू की वैल्यू ए प्लस, सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे उसकी ए प्लस ए टी वन स्क्वायर है, इसकी ए प्लस ए टी टू स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें तो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एस प्लस एस क्यू। वैसे हमें एस क्यू और पी एस दोनों अलग अलग भी अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे की प्रॉपर्टी में, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से कम 2 से 4 लाइन बर्बाद करनी पड़ेगी। यहाँ पर डायरेक्ट आ गया हमारा, तो ये हमारा पी एस और एस क्यू तो आ गया है, ये भी अलग से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? पी एस और एस क्यू दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ए प्लस ए टी वन स्क्वायर, ए प्लस ए टी टू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ए कॉमन ले लेते हैं, तो टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। पी क्यू की लेंथ आ गई टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस 2। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर और प्लस, बल्कि यहाँ पे प्लस को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको? ये माइनस ऑफ 2, और बल्कि इसको हम लिख देते हैं प्लस 2, और इनटू में, एक मिनट, इसको माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 माइनस होंगे तभी काम बनेगा हमारा। 2 इंटू माइनस 1, 8 भाई, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 होता है, तो ये हो गया टी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस 2, और माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है?
T1 T2 की, ये हमें पता है, अभी हमने ऊपर डिराइव भी किया था कि T1 T2 किसके इक्वल होता है, T1 T2 इक्वल टू -1। तो जहाँ -1 दिखा वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ पर T1 T2 पुट कर दिया। अब ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2T1 T2 क्या बन गया, A इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ गई A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया PQ का A इंटू T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर या A T2 माइनस T1, स्क्वायर में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक में किसको प्रॉब्लम है बताएं भाई, तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ इसके बारे में। आप चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करने के लिए था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम बगैर डिस्टेंस फार्मूले के भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो था वो ये T1 T2, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखे ना, A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर या T1 माइनस T2 का। दूसरे में अगर हम T1 T2 की जगह T और -1/T पुट कर देंगे तो इससे भी हो जाएगा। T2 की जगह पे T1 की जगह पे T और T2 की जगह पे -1/T, तो ऑटोमेटिकली ये AT प्लस 1/T का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें ये जो हमने ये पैराबोला के कॉन्सेप्ट से किया है, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हमें PS और SQ अभी अलग अलग निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम चाहें तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये लग रहा है कि ये सब, लेकिन ये हमारे ज़्यादा काम का होगा। देखो PS कैसे मिलेगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो AT1 माइनस A का होल स्क्वायर और 2AT2 का होल स्क्वायर। और फिर इसी को जब सॉल्व आप करोगे A स्क्वायर कॉमन लेके, तो T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4A स्क्वायर T2 स्क्वायर। और फिर यहाँ पर A स्क्वायर बाहर आके A बन जाएगा और होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर होगा ना PS और SQ जब आप निकालोगे इस तरीके से। अच्छा 2AT1 है, ये 2AT1, तो ये हो गया T1 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2T1 स्क्वायर और प्लस 4T1 स्क्वायर। तो देखो ये दिख भी रहा है यहाँ पर, ये हो गया A और ये हो जाएगा T1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से ये कट हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये PS डिस्टेंस फार्मूला से भी डायरेक्ट आ जाएगा, A इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर, जो हमने कॉन्सेप्ट से यूज़ किया है वो इससे भी आ सकता है। ये जो वैल्यू निकाली हमने वो देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 4 लाइन बर्बाद हुई ना, इससे हमें डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और इसी से अगर हम और करके दूसरा लगाएंगे तो T1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, T1 की जगह पे T और T2 की जगह क्या हो जाएगा -1/T। तो PQ जो है वो क्या आ जाएगा, A T और T2 की जगह 1/T, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये भी देखो डिराइव हो गया। तो ये भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गई AT प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो ये भी आए हुए हैं पेपर में क्वेश्चन, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के हर टाइप के, T के टर्म में भी और T1 T2 के टर्म में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, मैं आपको बता दूँ यहीं पर। वैसे ये पहले बात हो चुकी है हमारी कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है उसकी मिनिमम वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम की इक्वल होती है। आपको याद होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ लिख देता हूँ। जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगी, लेटस रेक्टम के। सबसे छोटा जो होगा फोकल कॉर्ड वो लेटस रेक्टम ही होगा।
अगर हमसे कहा जाए कि फोकल कॉर्ड की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब वो हमसे लेटस रेक्टम के बारे में ही पूछ रहे हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है वो लेटस रेक्टम के ही इक्वल होगी, या तो उसकी इक्वल होगी या तो उससे बड़ी होगी। लेटस रेक्टम से छोटी कभी भी फोकल कॉर्ड बन ही नहीं सकती। और उसका डेरिवेशन जो यहाँ पर एक तो हम एज्यूम करके देख सकते हैं फिगर बना के, और नहीं तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। देखो कैसे डिराइव करेंगे। आपने पढ़ा है कि एम जी एम के बारे में पढ़ा हुआ है ना। जब भी इनइक्वालिटी आती है हम एम जी एम को याद करते हैं। एम जी एम हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम होता है। तो दो नंबर टी और 1/t का एम क्या हो जाएगा, टी और, क्योंकि टी और 1/t की है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे टी है और 1/t है, तो इसलिए हमने टी और 1/t दोनों का एम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू उनके जी एम के इक्वल किया, 1/t की इक्वल। तो टी से टी कट हो गया, तो टी प्लस 1/t की वैल्यू क्या होगी। और ये डायरेक्ट भी मैंने याद रखने के लिए बोला है कि एक फंक्शन और उसका रिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 2। ये बेसिक्स में हमने पढ़ा था, एक फंक्शन और उसका रिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर क्या है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर है। तो पहला तो काम करते हैं, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और a का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको इसको पूरा फोकल कॉर्ड की लेंथ बनानी है। तो देखो ये बन गया कि नहीं, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये बन गया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। और ये हमेशा किससे बड़ी है, 4a से, लेटस रेक्टम। तो ये हम डायग्राम से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं, और मैथमेटिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये एम जी एम का यूज़ करके हमने, तो कभी भी वो कहेगा कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की मिनिमम वैल्यू आप बताइए, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो लेटस रेक्टम के इक्वल होगी, ये हमको ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटस रेक्टम। कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर। तो ये तो हो गई फोकल कॉर्ड की लेंथ का दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, और ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें हमने एक उसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लिया कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटस रेक्टम होती है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसी को हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे या प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन हमें याद रखना है इसके बारे में भी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताएं भाई। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड विच मेक्स an angle theta with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is 4 into a into cosec square theta। मतलब जो पी क्यू की लेंथ है, अब हमें प्रूव करके लानी है 4a cosec square theta। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है अब हमें प्रूव करनी है 4a cosec स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है फोकल कॉर्ड का, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा। अब हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये भी एक बार जेई के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेंस में तो कम से कम एटलीस्ट रिपीट करते ही करते हैं, इसलिए इनका हमें खास ध्यान रखना होगा। तो अब आप देखें, इसमें बताएं कैसे करेंगे, कुछ है आइडिया।
देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हमारे पास अभी हमने जो फार्मूला यूज़ किया था उसी का हम यूज़ करेंगे, जो अभी हमने डिराइव किया है। हमारे पास एक जो है वो पी क्यू है और उसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा गिवन है। ये कोई एक पी और क्यू पॉइंट है, ये इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। पी के कोऑर्डिनेट है ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और क्यू के कोऑर्डिनेट है ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, और ये एस है, इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ज़ीरो। तो देखिए अब हमें यहाँ पर कॉसेक थीटा लेके आना है पहली बात तो। और अभी हमने जो प्रूफ किया था उसमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमने प्रूफ किया पी क्यू इक्वल टू ए टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, यानी हमें टी वन माइनस टी टू के होल स्क्वायर की ज़रूरत है। अब टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो देखिए थीटा हमें गिवन है तो इसका मतलब स्लोप गिवन है, तो टेन थीटा यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। एक तो रिलेशन हमको पता ही है कि टी वन टी टू हमें क्या पता है कि माइनस वन होता है, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमें पता है टी वन टी टू माइनस वन के इक्वल, क्योंकि बात फोकल कॉर्ड की हो रही तो टी वन टी टू माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा स्लोप जो है स्लोप ऑफ पी क्यू वो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और टेन थीटा क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन, ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, तो वाई टू माइनस वाई वन टू ए टी टू माइनस टू ए टी वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर, ए तो कॉमन लेके कट हो जाएगा, टू ए टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई ए और टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लिए टी टू माइनस टी वन और टी टू प्लस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन कट हो गया और ए भी कट हो गया। अच्छा ये टू तो बच गया ना, टू तो बचेगा भाई, टू नहीं कट होगा, सिर्फ ए कट हो गया, ए टी टू माइनस टी वन कट हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास टू अपॉन टी टू प्लस टी वन, तो टी टू प्लस टी वन की वैल्यू क्या आ गई टू अपॉन टेन थीटा, यानी कि आ गई टू कॉट थीटा। तो टी टू प्लस टी वन आ गया हमारे पास, और टी वन टी टू भी आ गया, टी वन टी टू भी पता है माइनस वन, और टी वन प्लस टी टू भी पता है, और हमें टी टू माइनस टी वन चाहिए। तो टी टू माइनस टी वन को देखिए मैं सेट करके कैसे लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर माइनस फोर टी वन टी टू, तो टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस फोर टी वन टी टू माइनस वन है, तो फोर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस फोर हो जाएगा, फोर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर जो है वो आ गया फोर कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड चाहिए, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू ए टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, तो ए और इंटू फोर, तो फोर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये टी टू माइनस टी वन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये पी क्यू की लेंथ आ गई फोर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड देखिए कई तरीके से बन गई, एक हो गया ए टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, एक हो गया ए टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर, और अब जब इंक्लिनेशन थीटा दिया होगा तो ये खुद एक नया क्वेश्चन था जेई का, पी क्यू इक्वल टू फोर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो आप समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पे कितना ध्यान दिया गया है जेई में, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी सा पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आज हमने जितना भी अभी कर रहे हैं उसमें सब में फोकल कॉर्ड और सब में बेसिक्स का यूज़ हुआ है, जो
सिंपल स्ट्रेट लाइन, इसीलिए बोला गया स्ट्रेट लाइन को आप अच्छे से ज़रूर तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इसमें बताएं, यहाँ तक कोई डाउट अगर आ रहा है किसी में कुछ। ओके, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं एक और क्वेश्चन, मतलब एक और प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन बना के पूछी गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, और इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है 4a, तो सेमी लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2a। सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ, सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ। अभी SP और SQ अभी हमने निकाला भी था वहाँ पर, वेयर P एंड Q आर extremities of focal cord। extremities of focal cord कह रहा है, अभी हमने ये किया हुआ है काम, फोकल कॉर्ड की लेंथ भी अभी हमने वहाँ निकाली है। कह रहा है कि ये अगर PQ हमारे पास फोकल कॉर्ड है, ये PQ, तो P और Q जो है उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है AT स्क्वायर कॉमा 2AT, और Q जो हो जाएगा A/T स्क्वायर कॉमा 2A/T, और S जो है वो A,0 है। तो कह रहा है कि सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर। सेमी लेटस रेक्टम जो होता है, सेमी लेटस रेक्टम वो होता है 2A। भाई लेटस रेक्टम क्या होता है 4A, तो सेमी लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2A, उसका हाफ। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ, हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ। अच्छा, SP और SQ का हार्मोनिक मीन कैसे मिलेगा? हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन वो सबको याद होगा, H इक्वल टू क्या होता है 2xy/x प्लस वाई। अगर दो नंबर x और y गिवन है, यहाँ मैंने a b नहीं लेट किया क्योंकि a b का यहाँ यूज़ हुआ है, तो हार्मोनिक मीन जो होता है वो 2xy/x प्लस वाई होता है। तो जो x का काम कर रहा है वो है SP, और जो y का काम कर रहा है वो है SQ। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि SP और SQ का हार्मोनिक मीन 2 टाइम्स SP इंटू SQ डिवाइडेड बाई SP प्लस SQ इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम 2A। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो SP और SQ है इनका अगर हार्मोनिक मीन निकालो तो वो हमेशा सेमी लेटस रेक्टम की इक्वल होगा। लेटस रेक्टम 4A होता है, सेमी लेटस रेक्टम 2A के इक्वल होगा। और इस पे बेस क्वेश्चन भी जेई में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए SP और SQ अभी हमने निकाला था पीछे, उसी का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, फिर से हम नहीं निकालने बैठेंगे। SP अभी हमने निकाला था A प्लस AT1 स्क्वायर, और ये आप याद भी रखें तो ज़्यादा बेटर है। और SQ हमने निकाला था, ये SP निकाला था और SQ निकाला था, ये लिखा हुआ है। SP जो है वो A प्लस AT1 स्क्वायर है, और SQ जो है वो A प्लस AT2 स्क्वायर है। तो वही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और हम इसको चलिए T1 T2 के टर्म में ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी रख सकते हो आप, और T1 T2 -1 रख के करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर हमने T1 T2 के टर्म में निकाला था, यहाँ पर हमने T और 1/T के टर्म में लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, फिर हमें यहाँ नया निकालना पड़ेगा, तो हम इसको T1 T2 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो ये AT1 स्क्वायर 2AT1 है, और ये AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 है, सीधे सीधे वही।
वैसे T1 T2 के टर्म में भी आ जाएगा और T के टर्म में भी करोगे तो भी आ जाएगा। SP जो है वो अभी हमने पुराना निकाला हुआ था, a प्लस ए T1 स्क्वायर, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस T1 स्क्वायर, और SQ निकाला a प्लस ए T2 स्क्वायर, ए कॉमन ले लिया 1 प्लस T2 स्क्वायर। आप SP और SQ की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और देखें सब कुछ कैंसिल होने के बाद 2a बच रहा है कि नहीं बच रहा है। बाकी सब कुछ कैंसिल होना चाहिए, सिर्फ 2a बचना चाहिए। एक बार आप ट्राई करें इसको जल्दी से और बताएं। तो हम यहाँ पर LHS लेके सॉल्व कर लेंगे। करें और बताएं किसी का आ रहा है एक कभी तो। SP और SQ दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। एक ए तो कॉमन लेके कट हो जाएगा, 2a जो हमको दिख रहा है उसको बाहर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस, बल्कि 1 और 1 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। सॉरी 1 प्लस T1 स्क्वायर, एक मिनट ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस T2 स्क्वायर, तो ये तो सिर्फ इतना ही आने वाला है, 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो देखो T1 T2 की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो +1 हो जाएगा, और एक 1 ये और एक 1 ये, तो 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, और ये कट हो जाएगा। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो ये हमारा 2a डिराइव होके आ गया, और 2a जो है वो क्या है, सेमी लैटस रेक्टम। तो हम LHS लेके चले थे और RHS हमने प्रूव कर दिया। है अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट? अब ये रिजल्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमें ये पूरा याद रखना पड़ेगा कि PS और SQ का जो हार्मोनिक मीन होता है वो लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम के इक्वल होता है, मतलब 2a के इक्वल होता है। तो जो इसका क्वेश्चन पूछा गया है JEE के प्रीवियस ईयर में, वो लिख लेते हैं। द फोकस ऑफ पैराबोला the focus of parabola
divides a focal chord of the parabola in segment of length 3 and 2. The length of latus rectum of parabola is. तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है द फोकस ऑफ पैराबोला डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड in segment of length 3 and 2 the length of latus rectum. तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब बात क्लियर होगी. ये हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, यहाँ पर एक फोकस जो है वो S है और फोकल कॉर्ड PQ है. ये फोकस इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है. कह रहा है कि फोकस जो है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है जिनकी लेंथ 3 है. तो ये लेंथ जो है वो 3 है. दो पार्ट में फोकस डिवाइड कर रहा है फोकल कॉर्ड को. तो और ये लेंथ जो है वो 2 है. तो PS की वैल्यू जो है वो 3 है और SQ की वैल्यू जो है वो 2 है. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मीन्स 4A की वैल्यू पूछी जा रही है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक है, तो अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ा. क्या इसके ऊपर रिलेशन हमने पढ़ा कि 2A की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स PS इंटू SQ अपॉन PS प्लस SQ की इक्वल होती है. तो बस यहाँ पर वैल्यू तो पुट करनी है. PS की वैल्यू 3 और SQ की वैल्यू 2 अपॉन 3 प्लस 2. तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 5. ये सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई 12/5. तो हमसे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4A पूछा गया है. तो अगर 2A 12/5 है तो 4A क्या हो जाएगा 24/5. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4A इक्वल टू 24/5. ये हमारा आंसर हो गया. अभी भी किसी को इसमें डाउट है तो बताएं आप. है कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है इसका. बस हमें क्वेश्चन में जो है वो जो रिजल्ट है वो हमें याद रखना है कि PS और SQ जो है उनका जब डबल करके उनसे डिवाइड करेंगे जो हार्मोनिक मीन होगा वो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल होगा, यानी कि 2A के इक्वल होगा. और 2A आ जाएगा तो लेटस रेक्टम भी आ जाएगा 4A. तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4 थी. 4 के बाद अब 5 और 6 प्रॉपर्टी सिर्फ लिख लेते हैं. इनको हमें लर्न करना है. प्रॉपर्टी नंबर 5 और ये आपकी ड्यूटी, आप इन्हें डिराइव करें. नहीं आता है तो पूछे फिर. प्रॉपर्टी नंबर 5 है सर्कल डिस्क्राइब on the focal chord circle describe on the focal length. सॉरी, फोकल कॉर्ड बोलो या यहाँ पर फोकल लेंथ लिख देते हैं. सिर्फ फोकल लेंथ में है, फोकल कॉर्ड में नहीं है. फोकल कॉर्ड और फोकल लेंथ में दोनों में डिफरेंस है ना. फोकल लेंथ जो है वो फोकस से S की लेंथ है और फोकल कॉर्ड का मतलब PQ है. सर्कल डिस्क्राइब ऑन द फोकल लेंथ as diameter touches the tangent at vertex. ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर सर्कल हम फोकल कॉर्ड पे फोकल लेंथ पे अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो टच करता है y एक्सिस को.
जैसे इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, आप देखिए इसका डायग्राम इस टाइप से कुछ होगा। ये हमारे पास एक पैराबोला हो गया y² = 4ax, ये पैराबोला है। और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल है ये एक सर्कल हो गया। तो ये जहाँ पर ये सर्कल जो है ड्रॉ किया जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, डायमीटर का काम कर रही है। ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉर्ड नहीं है, देखने में कॉर्ड लग रही है लेकिन ये सर्कल का डायमीटर है। एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पर ताकि इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर की तरह ही दिखे। ये जो यहाँ पर बन रहा है ये इसका डायमीटर है। ये P और ये S है। S जो है वो फोकस है। कह रहा है कि अगर सर्कल कोई डिस्क्राइब करो फोकल लेंथ पे एज ए डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये जो है टेंजेंट बन जाता है y एक्सिस पे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी नंबर 6 और लिख लेते हैं। सर्कल डिस्क्राइब, जैसे हमने अभी फोकल कॉर्ड पे सर्कल बनाया, अब हम फोकल लेंथ पे बनाया, बार बार फोकल कॉर्ड कह रहा हूँ, अब हम फोकल कॉर्ड पे बनाएंगे। तो सर्कल डिस्क्राइब ऑन द फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेस डायरेक्ट्रिक्स। कह रहा है कि अगर फोकल कॉर्ड पे बनाओगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। अगर सर्कल आपने बनाया है फोकल लेंथ पे तो वो y एक्सिस को टच कर रहा है। ये x और ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है। ये ओरिजिन है 0 0 वर्टेक्स पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप फोकल कॉर्ड में, अगर आप फोकल कॉर्ड PQ पूरी की पूरी हो गई, उस पर अगर डायमीटर लेट करके अगर आप सर्कल बनाते हो तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ये हमारा एक सर्कल हो गया और ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है और यहाँ पर हमने पैराबोला बना लिया ये, और ये सर्कल का जो है वो डायमीटर है। ये जो PQ है ये डायमीटर का काम कर रहा है। थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए कि डायमीटर भी दिखना चाहिए कि हाँ ये डायमीटर है। मीन्स सर्कल जो है वो जितना इधर हो उतना ही उधर होना चाहिए। तो ये जो है सर्कल का डायमीटर और सेंटर ऐसे हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये क्या बन जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो सर्कल डिस्क्राइब ऑन फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x = -a। तो ये x = -a को टच करेगा अगर फोकल कॉर्ड पे हमने एक सर्कल बनाया, और अगर फोकल लेंथ पे बनाया है तो वो y एक्सिस को टच करेगा।
तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आप ये प्रॉपर्टी ज़रूर याद रखें सारे।